अगर मैं आपसे कहूँ कि मिडिल ईस्ट का सबसे मॉडर्न, सबसे स्टाइलिश और सबसे डेवलप्ड देश कभी ईरान हुआ करता था, तो क्या आप बिलीव करोगे? आज जो ईरान हम देखते हैं, जहाँ हिजाब कंपलसरी है, जहाँ म्यूजिक और डांसिंग पर पाबंदी है, वही ईरान आज से ठीक 45 इयर्स पहले 1979 से पहले एशिया का पेरिस माना जाता था। लड़कियां मिनी स्कर्ट्स पहनती थी, यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे और ईरान की वुमेन कार्स ड्राइव करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने इस देश को 100 साल पीछे ढकेल दिया। एक इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसे वहाँ के लोगों ने खुद चुना था, लेकिन आज वही लोग उसी रेवोल्यूशन के खिलाफ सड़कों पर चीख रहे हैं। आज ईरान में मस्जिद खाली पड़ी हैं, 50,000 से ज्यादा मॉस्क बंद हो चुके हैं, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और अभी हाल ही में ईरान की हिस्ट्री में एक ऐसा इलेक्शन हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। आखिर क्यों ईरान की जनता अब इस्लाम के खिलाफ एक सिविल वॉर लड़ रही है और इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और विचार वन के इस एपिसोड में आइए डिकोड करते हैं ईरान की हिडन रियलिटी को। कहानी की शुरुआत होती है 19 मई 2024 से, जब ईरान के हार्डलाइनर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे क्लोज थे। उनकी मौत के बाद सबको लगा कि अगला प्रेसिडेंट भी कोई कट्टर लीडर ही बनेगा। लेकिन 5 जुलाई को जब रिजल्ट्स आए तो सब हैरान रह गए। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, एक हार्ट सर्जन और एक रिफॉर्मिस्ट लीडर, ने हार्डलाइन कैंडिडेट सईद जलीली को हरा दिया। और ये हार छोटी मोटी नहीं थी, उन्होंने जलीली को 40 लाख वोट के मार्जिन से हराया। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सुप्रीम लीडर का कंट्रोल है, वहां जनता ने एक ऐसे आदमी को चुना जो कहता है कि ईरान को वेस्ट के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, औरतों पर लगने वाले मोरालिटी पुलिस के रिस्ट्रिक्शंस हटने चाहिए। ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, ये ईरान की जनता का एक रेफरेंडम था करंट इस्लामिक रिजीम के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है कि ईरान यहाँ पहुंचा कैसे? 1979 से पहले ईरान पर शाह रेजा पहलवी का राज था। उन्होंने 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था ईरान को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना। शाह ने एजुकेशन और इकोनॉमी बूस्ट किया। जैसे इंडिया में IITs हैं, वैसे ही शाह ने आर्या मेहर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई। इवन एम्स की तरह पहलवी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एस्टैब्लिश की। उस वक्त ईरान और USA बेस्ट फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट 1970s में ईरान US वेपन्स का सबसे बड़ा बायर था। शाह का विजन क्लियर था, ईरान के हाथ में कुरान नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन शाह से एक गलती हो गई। डेवलपमेंट के चक्कर में उन्होंने लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को इग्नोर किया और पॉलिटिकल डिसेंट को क्रश किया। और इसी का फायदा उठाया एक 77 ईयर ओल्ड रिलीजियस लीडर ने, आयतुल्ला खुमैनी। 1979 में खुमैनी ने लोगों को सपने दिखाए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस राइड्स और ऑयल मनी का शेयर हर घर में। लोगों को लगा कि ये कोई मसीहा है। शाह को देश छोड़ना पड़ा और खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। शरिया लॉ सुप्रीम हो गया। औरतों की एज ऑफ मैरिज 18 से घटाकर 9 साल कर दी गई, जो बाद में चेंज हुई। हिजाब मैंडेटरी हो गया। म्यूजिक, वेस्टर्न मूवीज और अल्कोहल बैन हो गए। जो US से कभी दोस्त था, वो अब ग्रेट सेटन बन गया। इसका रिजल्ट, अमेरिका ने ईरान पर हेवी सैंक्शंस लगा दिए। ईरान की इकोनॉमी जो आसमान छू रही थी, वो जमीन पर आ गिरी। फास्ट फॉरवर्ड टू सितंबर 2022, एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी अपने भाई के साथ तेहरान घूमने आई थी। मोरालिटी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। इस घटना ने ईरान के जेनजी को जगा दिया। ये वो जनरेशन है जो इंटरनेट यूज करती है, जो दुनिया देख रही है। उन्होंने जान, जिंदगी, आज़ादी यानी विमेन लाइफ फ्रीडम के नारे लगाए। स्कूल गोइंग गर्ल्स ने क्लासरूम में खुमैनी की तस्वीरें फाड़ दी। लड़कों ने सड़कों पर मुल्लास के टर्बन गिराना शुरू कर दिया। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये डर का खत्म होना था। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद आपको इंडियन मीडिया में देखने ना मिले। ईरान में सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि अब वहाँ रिलीजन के खिलाफ एक साइलेंट सिविल वॉर छिड़ चुकी है। ईरान की 60% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है।
इन्होंने 1979 का रेवोल्यूशन नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ ऑपरेशन देखा है। गमान ग्रुप फॉर एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एटीट्यूड्स इन ईरान का एक सर्वे आया था 2020 में। डेटा सुनिए, सिर्फ 32% से 40% ईरानियंस ने कहा कि वो खुद को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी लोग एथीस्ट, ज़ोरास्ट्रियन या नो रिलीजन की तरफ मुड़ गए हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स मानती हैं कि 50,000 मॉस्क्स बंद करने पड़े क्योंकि वहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता। इससे हमें क्या सीखने मिलता है? जब आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपते हैं, फोर्स करते हैं, तो लोग उसे प्यार नहीं नफरत करने लगते हैं। रेडिकल इस्लामिज्म ने ईरान को रिलीजियस नहीं बनाया बल्कि लोगों को रिलीजन से दूर कर दिया। आज ईरान के युवा अपने एंशिएंट पर्शियन कल्चर और साइरस द ग्रेट की तरफ वापस देख रहे हैं, ना कि अरब इस्लामिक कल्चर की तरफ। तो क्या ईरान का ये बदलाव इंडिया के लिए अच्छा है? एब्सोल्युटली यस। अगर पेजेश्कियन की नई सरकार वेस्ट के रिलेशन सुधारती है और सैंक्शंस हटती हैं, तो इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे? नंबर 1, शाहबर पोर्ट। इंडिया ने हाल ही में शाहबर पोर्ट का 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सैंक्शंस हटने से हम बिना किसी रोक टोक के सेंट्रल एशिया और रशिया तक ट्रेड कर पाएंगे। नंबर 2, चीप ऑयल। एक टाइम पर ईरान इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था। सैंक्शंस हटने पर हमें फिर से सस्ता क्रूड ऑयल मिल सकता है, जिससे इंडिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हो सकते हैं। नंबर 3, INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस रूट से हम यूरोप तक सामान भेज सकते हैं। पाकिस्तान और सुएज कैनाल को बाईपास करके 30% सस्ता और 40% फास्ट। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। मसूद पेजेश्कियान प्रेसिडेंट जरूर बन गए हैं, लेकिन असली पावर आज भी सुप्रीम लीडर अली खमीनी और IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास है। क्या एक सॉफ्ट स्पोकन डॉक्टर इस 45 इयर्स पुराने डिक्टेटर सिस्टम को बदल पाएगा, या फिर ईरान में एक और खूनी रेवोल्यूशन आना बाकी है? हिस्ट्री गवाह है, जब जनता के दिमाग से डर निकल जाता है तो बड़ी से बड़ी सल्तनत गिर जाती है। आपको क्या लगता है, क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करना किसी भी देश के लिए सही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और विचार वन को सब्सक्राइब करें।